नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और हम सबसे पहले बात करेंगे कुवैत दौरा अहम, रिश्तों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रविवार को कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत से पहले कुवैत शहर के आपको बता दें बायन पैलेस में औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच कई व्यापारिक समझौते हुए हैं, तो वहीं दोनों देशों के प्रतिनिधियों द्वारा बैठकों में कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी 2 दिन की यात्रा पर शनिवार को कुवैत पहुंचे थे। वह कुवैत के प्रधानमंत्री अमीर शेख मेसाल अल अहमद अल जबर अल सबा के आमंत्रण पर कुवैत पहुंचे। उनकी ये यात्रा 43 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की खाड़ी देश की पहली यात्रा है। कुवैत की यात्रा करने वाली आखिरी प्रधानमंत्री 1981 में इंदिरा गांधी थी। तो 43 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत की सरजमी पर पहुंचा है और प्रधानमंत्री मोदी का ये कुवैत का दौरा काफी अहम दौरा है। कई मुआहदे कुवैत के साथ किए गए हैं। इससे पहले गार्ड ऑफ ऑनर देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुवैत में स्वागत किया। कई अहम समझौतों पर दोनों देशों में सहमति बनी है। हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, कुवैत का ये दौरा प्रधानमंत्री का काफी अहम दौरा है। 43 साल बाद कोई प्रधानमंत्री कुवैत की धरती पर पहुंचा है और व्यापारिक दृष्टिकोण से ये दौरा जो काफी अहम माना जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज कुवैत के अमीर का मुख्य महल में स्वागत किया गया। तो कह सकते हैं कि कुवैत का जो सबसे अमीर का मुख्य महल है, वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां के प्रधानमंत्री के समकक्ष कहा जाए तो तल अबा के साथ मुलाकात हुई और वहां के कुवैत के अमीर युवराज क्राउन प्रिंस तलबा के साथ प्रधानमंत्री की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कई दोनों देशों के बीच में कई अहम समझौते किए। इन समझौते के तौर पर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने वहाँ दोनों देशों के बीच में व्यापारिक समझौतों को बढ़ावा देने के लिए एमओयू साइन किया। उसमें कहा कि खास कर जो भारतीय कंपनियां वहाँ पर बिजनेस करती हैं, उन दोनों के कारोबार पर किसी तरह का कोई अड़चन न है, इसको लेकर दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ सहयोग का आश्वासन भी दिया और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच पारस्परिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने को लेकर भी दोनों देशों की तरफ से सहमति हुई। मनोज, निश्चित रूप से अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इस बीच सीधा आपको लिए चलते हैं फिरोजाबाद, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्या सुनाते हैं। जो बीजों की कीमत बढ़ी है, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ी है और बिजली का बिल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो सिंचाई से लेकर के तमाम इंतजाम थे वो सरकार करने में ना रही है और अगर फसल तैयार भी किसान कर रहा है तो उसको कीमत कहां मिलेगी, उसके लिए कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। और जितने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। 10 साल हो गए उनको दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में भी 7 साल की सरकार हो गई। अगर हम 17 साल का हिसाब किताब लगाएं तो इस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई है, न नौकरी है न रोजगार है। तो इन तमाम सवालों से ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके सरकार इस तरह की खुदाई के कार्यक्रम कर रही है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी के अंडरग्राउंड जो पॉलिसी बनाते हैं, ये पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड पड़ती है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंडरग्राउंड अंदर ही अंदर काम करती है। ये बात पहले भी कहनी चाहिए थी। लोगों की जान चली गई, लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं, बिजली के नाम पर 2-2, 3-3 हजार लोगों के यहाँ एफआईआर दर्ज हो गई। अगर ये बात गलत थी भारतीय जनता पार्टी की तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव फिरोजाबाद पहुंचे और वहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर खासतौर पर हमला बोला। पूर्व विधायक के यहां कार्यक्रम में पहुंचे थे सपा प्रमुख। अब रुख करते हैं अगली अहम खबर का। योजनाओं के रजिस्ट्रेशन की अब बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन सोमवार 23 दिसंबर से शुरू होगा। केजरीवाल ने कहा कि घर घर जाकर टीम रजिस्ट्रेशन करेगी और लोगों को कार्ड देगी। संजीवनी योजना के तहत लोगों का रजिस्ट्रेशन भी इसी साथ शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल से महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना दोनों का रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। दोनों योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दिल्ली का वोटर होना जरूरी है।
तो चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक लगातार ऐसी योजनाएं लाकर जनता के सामने जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं जो उनको चुनावी फायदा पहुंचा सकती हैं। और चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तो संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन सोमवार से शुरू होगा। घर घर जाकर टीम इसका रजिस्ट्रेशन करेगी। तो केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना का रजिस्ट्रेशन घर घर जाकर आप कार्यकर्ता करेंगे। तो जो हमारी टीम्स घर घर जाएंगी वो दोनों योजनाओं का रजिस्ट्रेशन करेंगी, संजीवनी योजना का भी और महिला सम्मान योजना का भी। सब लोगों से मेरी एक ही विनती है, इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दिल्ली का वोटर होना आवश्यक है। तो सब लोग अपने अपने घर में अपना वोटर कार्ड तैयार रखें। जब हमारी टीम आए तो एक तो वोटर कार्ड तैयार रखें और दूसरा वेबसाइट पे जाके चेक कर लें कि वोट कटवा तो नहीं दिया इन लोगों ने। बहुत बड़े स्केल के ऊपर ये लोग वोट कटवा रहे हैं पूरी दिल्ली के अंदर। लोग नहीं चाहते कि आप लोगों को किसी भी तरह का बेनिफिट मिले, ये लोग नहीं चाहते किसी योजना का लाभ आप लोगों को मिले। तो आप लोग एक तरफ वोटर कार्ड तैयार रखना, अगर आपका वोट कट गया तो हमें बता देना, जो टीम आएगी उसको बता देना, हम तुरंत आपका वोट जुड़वा देंगे। अगर आपका वोट नहीं है तब भी आप हमें बता देना, हम आपका वोट बनवा देंगे। लेकिन अपने वोट का स्टेटस और वोटर कार्ड आप अपने तैयार रखना, ताकि जब हमारी टीम आए तो आपका रजिस्ट्रेशन दोनों स्कीम्स के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन हो सके। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगातार ऐसी योजनाएं लाई जा रही है जो चुनावी लाभ उनको पहुंचा सकती हैं आने वाले चुनाव में, और केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक चुनाव से पहले हो सकता है। अखिलेश जी देखिए मनोज, आपको बता दें कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की जो रणनीति चल रही है, जो उन्होंने तैयारियां चुनाव लड़ने की है, और उससे पहले जो योजनाओं की झड़ी लगाई हो, चाहे वो ऑटो वालों के लिए हो और महिलाओं के लिए संजीवनी योजना हो। संजीवनी योजना से कह सकते हैं कि दो तरह के काम अरविंद केजरीवाल एक ही निशाने से ले रहे हैं। पहला एक है कि जो वोटर का आरोप लग रहा था कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं, वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, वो भी एक बार उनके कार्यकर्ता क्रॉस चेक कर लेंगे। दूसरा ये है कि घर घर जाके आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जाएगा तो डोर टू डोर कैंपेन हो जाएगी। तीसरा, इसी बहाने कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की टीम महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करेगी, उनके घर के लिए उन सभी का रजिस्ट्रेशन करेगी और सभी का डिटेल लेगी, तो उनके पास फोन नंबर भी आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल बेहद इस चालाकी के साथ इस रणनीति को तैयार किया और योजना को लॉन्च किया है, जिसे कह सकते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति होती है, जिसका लोहा अक्सर लोग कहते मिल जाते हैं कि वो इस तरह से रणनीति तैयार करते हैं, उनके चाणक्य इस तरह की रणनीति बनाते हैं कि सारी राजनीतिक पार्टियां फेल हो जाती हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो चुनावी रणनीति और जो राजनीतिक दांव पे चल रहे हैं, उससे कह सकते हैं कि आप की भारतीय जनता पार्टी से कहीं भी पीछे नहीं। और संजीवनी योजना का जो रजिस्ट्रेशन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता आप करेंगे, घर घर जाएंगे, उसकी लिस्ट बनाएंगे, उनका वोट है कि नहीं है उसकी लिस्ट बनाएंगे, साथ ही साथ संजीवनी का योजना का रजिस्ट्रेशन करेंगे, ताकि महिलाओं को सरकार बनने पर अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो लोग लाभ दे सके। तो संजीवनी योजना एक बहाना है चुनाव की तैयारी, चुनाव को रणनीति की अंजाम देना और चुनावी वोटर तक पहुंचने की भी एक बड़ी रणनीति कही जा सकती है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के तरफ से। निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो संजीवनी योजना का घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन आप कार्यकर्ता करेंगे और केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक चुनाव से पहले कई योजनाओं को लॉन्च किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और चुनाव से पहले इन योजनाओं की लॉन्चिंग कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को चुनाव में फायदा पहुंचा सकती है। और अब बात करेंगे होर्डिंग वार सियासी तकरार की। दरअसल उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कई जगहों पर हिंदू संगठन ने सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरोध में होर्डिंग और पोस्टर लगाए हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री राहुल सिंह ने बताया कि चुरुआ बॉर्डर से लेकर रायबरेली जिला मुख्यालय तक कई जगहों पर होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि संसद में एक बुजुर्ग सांसद की पिटाई से वे आहत हैं। हालांकि कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि राहुल गांधी पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिससे बीजेपी परेशान हो गई है। पोस्टर और होर्डिंग लगाए जाने पर पंकज तिवारी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने तमाम लोगों को जोड़ा। सिर्फ बौखलाहट में ऐसा किया गया है और जिले की जनता सब कुछ जानती है। दिल्ली पुलिस ने संसद में धक्का मुक्की के दौरान बीजेपी सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को चोट लगने के मामले में गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया। रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए हैं। मामले में गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया। संसद में एक बुजुर्ग सांसद की पिटाई से आहत पंकज तिवारी ने ये होर्डिंग लगवाने की बात तिवारी ने बताया कि राहुल गांधी पर वहीं पंकज तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर झूठे हैं। तो रायबरेली में राहुल के खिलाफ ये कतई स्वीकार रायबरेली नहीं करेगी, पूरा देश नहीं करेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी के प्रभाव से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डर गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने किया, उस यात्रा के दौरान भारत जोड़ो यात्रा में तमाम लोगों को उन्होंने जोड़ा, गरीब लोगों को, जो मिस्त्री लोगों को, जो हैरान थे, परेशान थे, उनको राहुल गांधी जी ने जोड़ा। तो राहुल गांधी जी की बढ़ती हुई प्रतिभा से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। उसी बौखलाहट में ये सब हरकतें की जा रही हैं, इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो हिंदू संगठन ने होर्डिंग लगाई है और आपको बता दें, इस बैनर पोस्टर, इस होर्डिंग पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया में साफ तौर पर सामने आया है कि राहुल गांधी पर जो आरोप लगे हैं वो सरासर झूठे हैं। और हमारी खास पेशकश में एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे शाह के बयान पर सियासत गर्म। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शाह के बयान पर सियासत गर्म। लोकसभा सत्र के दौरान राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब पर दिए गए बयान के विरोध में अब बसपा प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी, ऐसा बसपा की तरफ से बयान सामने आया है। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा 24 दिसंबर के लिए किए गए आह्वान में जहां पार्टी कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ा दी है, वहीं आपको बता दें सरकारी महकमे को तैयारी करने के लिए मजबूर कर दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अमित शाह को अपने बयान पर माफी मांगने के लिए कहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस व सपा सहित विपक्षी दल पहले से अमित शाह का इस्तीफा और माफी मांगने की मांग करते आ रहे हैं। इसलिए मांग को लेकर बसपा कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरने बसपा कार्यकर्ताओं के सड़क पर उतरने पर राजनीतिक विश्लेषकों की लगातार नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि यूपी में प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निर्वहन करने वाली सपा बसपा पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगातार बढ़ती रही है। इसलिए बसपा के सरकार विरोधी प्रदर्शन को गंभीरता से लिया जा रहा है। आपको बता दें समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और अब जब बहुजन समाज पार्टी ये विरोध प्रदर्शन करने जा रही है तो इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। तो अमित शाह से माफी मांगने की मांग होगी इस प्रदर्शन के दौरान। और अब हम बात करेंगे शीतलहर के कहर की। हिमाचल प्रदेश की निचली पहाड़ियां शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग ने रविवार को न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री कम रहने का अनुमान जताया है। जनजातीय लाहौल और स्पीति के ताबों में शनिवार रात न्यूनतम तापमान 0 से 14 डिग्री नीचे दर्ज किया गया, यानी कि -14 डिग्री दर्ज किया गया। रविवार सुबह यहां का न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस था। भीषण ठंड की वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड की वजह से छात्र भी परेशान हैं। हीटर के अभाव में उन्हें कक्षाओं और लाइब्रेरी में बैठना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने शनिवार को कहा कि राज्य में दूर दराज के कई इलाकों में 23 और 24 दिसंबर को और फिर 27 दिसंबर को बर्फबारी और बारिश हो सकती है।
विभाग ने ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी के लिए 24 दिसंबर तक भारी ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू में 25 दिसंबर तक शीतलहर और कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के काफ़ी स्थानों पे, मुख्य रूप से जो हमारे निचले इलाके हैं या मध्यवर्ती इलाके हैं, वहाँ पे मिनिमम तापमान लगभग नॉर्मल से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहे हैं। और वहाँ पे तापमान निचले इलाकों में मिनिमम तापमान लगभग हमारे 1 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री तक के बीच में देखे जा सकते हैं, जबकि मध्यवर्ती इलाके में ये तापमान हमारे लगभग 2 से लेकर के 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बने हुए हैं। जबकि हायर हिल्स में अगर हम जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर टेम्परेचर लगातार माइनस में बने हुए हैं और ये सारे टेम्परेचर हायर हिल्स में लगभग -4 से लेकर के -10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखे गए हैं। आजकल 3-4 दिनों से काफ़ी ठंडा हो गया जी मौसम, तो आने जाने में लेबर क्लास को सभी को दिक्कतें आ रही है। तो अभी 2-3 दिन बताया मौसम की और ठंडा होएगा। बाकी तो आग का सहारा लेना पड़ता है जी, या हीटर का सहारा लेना पड़ता है यहाँ। बाकी इसी तरह से इस वजह से थोड़ा कारोबार भी बहुत कम हो गया है कि अब स्कूलों में भी छुट्टियाँ हो चुकी है, इस कारण थोड़ा सा काफ़ी दिक्कतें है। शिमला का मौसम भी 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रखा है, जिससे तो सुबह शाम बहुत ठंड है। इस रोड में भी ज़्यादा ठंड है, सुबह से शाम तक धूप नहीं आती, इस वजह से टेम्परेचर बहुत डाउन है। फिर जो स्टडी वाले हैं उनके लिए भी बहुत दिक्कत है, सुबह शाम ठंड है, लाइब्रेरी जाने के लिए ठंड है। यूनिवर्सिटी वाले जो जाते हैं वो भी परेशान है। वैसे भी कॉलेज और स्कूल्स में तो अंदर ठंड लगती है, तो ठंड का इशू है। ठंड बहुत है और क्या होना, इधर कड़कड़दार में तो बहुत ठंड है। ऐसे अब क्या करें, मजबूरी में आए नेपाल से तो करना पड़ना जैसे भी होता है। ऐसे ठंड है और बस ऐसे चला हुआ है, जैसे भी करना तो पड़ना भी, वैसे पालना पड़ना। हाँ जी, परेशान तो हाँ, ठंड में सुबह 4-5 बजे उठते हैं हम, शाम को 8 बजे तक करते हैं। इधर ही बाजार में ओरे परे बस भाग दौड़ होता रहता है काम, ऐसी है। परेशान तो है, ठंड तो है बहुत है, क्या करें। और अब हम बात करेंगे भगवान के खास ख्याल की। वाराणसी के मंदिरों में देवी देवताओं को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। देवी देवताओं की मूर्तियों को गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सर्द होते मौसम के साथ ही शहर के मंदिरों में भगवान को ठंड से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। देवी देवताओं की मूर्तियों को गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं। वाराणसी के लोटिया इलाके में स्थित एक मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति को कंबल और रजाई ओढ़ा दी गई। भगवान को गर्म चीजों का भोग लगाया जा रहा है ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। देखिए, जैसे मनुष्य को ठंडक लगती है वैसे भगवान को भी ठंडक लगती है। जैसे मनुष्य अपना गर्म कपड़ा निकालता है, उसी तरह भगवान को भी उनका गर्म कपड़ा ही यूज किया जाता है। जी, कब से कब ये किया जाता है? ये चतुर्दशी से लेके बसंत पंचमी तक इनका गर्म कपड़ा का सेवन किया जाता है। तो क्या हर मौसम में किस तरीके से आप लोग भगवान का ध्यान? देखिए, गर्मी का सीजन आती है तो ठंड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एसी चलती है बाबा के लिए कपड़े, कुर्ते का कपड़ा ये यूज होता है। हम लोग भगवान को जो है वैकुंठ चतुर्दशी से के दिन जो है भगवान को गर्म कपड़ा धारण कराते हैं और उस दिन से जो है यह बसंत पंचमी तक चलता है। बसंत पंचमी के दिन जो है भगवान का वस्त्र जो है फिर साधारण वस्त्र हो जाता है। ठंडी के बचाव के लिए हम लोग जो है भगवान को गर्म कपड़ा का धारण कराते हैं। तो क्या कौन कौन से मौसम में कब कब क्या क्या करते हैं आप लोग? हम लोग ठंडी के मौसम में जो है गर्म कपड़ा भगवान को धारण कराते हैं और जैसे गर्म दिन आ जाता है उसमें साधारण वस्त्र का प्रयोग किया जाता है। मंदिर के पुजारियों के मुताबिक वे मौसम के हिसाब से देवी देवताओं का खास ध्यान रखते हैं। सर्दियों के दौरान जहां मूर्तियों को गर्म कपड़े पहनाए जाते हैं, वहीं गर्मियों के दौरान गर्भगृह में एयर कंडीशनर लगाया जाता है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।